अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सिद्रा गफूर, आई एम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। जैसा कि हम लोग आजकल जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्क बल्ज को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों को सबको पता है कि डिस्क बल्ज क्या होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया था कि डिस्क बल्ज क्या होती है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि एक्यूट डिस्क बल्ज हो तो हमने कौन-सा ट्रीटमेंट लेना है। आज हम बात करने वाले ये हैं कि क्रोनिक डिस्क बल्ज हो तो हमने कौन-सी एक्सरसाइज़ करवानी है जिससे हम लोग क्रोनिक डिस्क बल्ज से बच सकते हैं। ठीक है, क्रोनिक डिस्क बल्ज क्या होती है कि क्रोनिक डिस्क बल्ज में होता है कि मतलब कि अगर उसका 3 वीक से ज़्यादा का टाइम हो गया है ना, तो उसको हम लोग क्रोनिक डिस्क बल्ज में ले जाते हैं। ठीक है, क्रोनिक डिस्क बल्ज अगर हम लाइक फ़र्ज़ करो एक बंदा है उसने एमआरआई करवाया है, तो उसकी डिस्क बल्ज पड़ी होती है कोई 4 माह पुरानी, 5 माह, 6 माह, 7 माह, लाइक इस तरह की बहुत पुरानी डिस्क बल्ज पड़ी होती है। तो लोगों के माइंड में आता है कि जनाब हमें तो डिस्क बल्ज हो गई है, हमने डिस्क बल्ज का ट्रीटमेंट लेना है। ऐसा कुछ नहीं होता, डिस्क बल्ज तो हो गई है, वो तो एक स्कार टिश्यू बन गया है, उसने तो अब अंदर जाना ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि हमने हमारे डिस्क बल्ज की वजह से क्या-क्या हुआ है, हमने उन चीज़ों को ट्रीट करवाना होता है। ठीक है, डिस्क बल्ज की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे उसकी जो किनाल जा रही है वो नैरोइंग हो गई है, ठीक है, यानी उससे स्टेनोसिस हो गया है। हमने उसको देखना होता है। इसके अलावा डिजनरेशन वगैरह हुई होती है, हमें इन चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास है कि जब हमारे पास ये डिजनरेशन होती है, डिजनरेशन की वजह से क्या होता है हमारी जो पेन होती है वो बटक में जा रही होती है, बटक से आगे लेग में पेन जा रही होती है। तो इसलिए हमने हमारी सिम्पटम्स आ रही होती हैं, पेन की आ रही होती है, नमनेस की आ रही होती है, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह इस तरह की पेन हमारे पास आ रही होती है, हम लोगों ने इनको ट्रीट करवाना होता है। इसके अलावा क्या होता है, एक बंदा है मेरे पास, वो मुझे कहता है कि जनाब मुझे जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो ऐसा मुझे पेन नहीं होती। जब मैं सिटिंग में होता हूँ तब भी मुझे ऐसा पेन फ़ील नहीं हो रही। लेकिन क्या होता है कि जैसे वो खड़ा होता है, उसको पेन फ़ील होती है। इसमें क्या होता है कि जब वो खड़ा होता है उसकी जो बैक है बिल्कुल एक्सटेंशन बिल्कुल स्ट्रेट में होती है, एक्सटेंशन होती है। अब क्या होता है कि यहाँ से जो हमारी किनाल गुज़री होती है वो ऑलरेडी मतलब कि स्टेनोसिस हुई हुई है, मतलब उसका रास्ता तंग हुआ हुआ है। जब वो खड़ा होता है, एक्सटेंशन होती है वो बिल्कुल और नैरोइंग हो जाती है। जब नैरोइंग हो जाती है वो और मतलब थोड़ा-सा ना तंग हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो नर्व गुज़री होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है जिससे नर्व कंप्रेशन फ़ील होती है, उसे पेन फ़ील होती है स्पेशली चलने के दौरान। ठीक है? एक हमारे पास ये सिम्पटम्स आता है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा हमारे पास और भी सिम्पटम्स आते हैं जो हमें क्रोनिक का शो करवा रहे होते हैं। तो क्रोनिक के सिम्पटम्स देखने के लिए हमारे पास 2 तरह का पैटर्न आता है। एक हमारा पैटर्न आता है डे वाइज़ होता है, दूसरा हमारा जो पैटर्न होता है वो सिम्पटम्स पे होता है। डे वाइज़ का मतलब ये है कि हमने देखना है कि उसको डिस्क बल्ज हुए कितना टाइम हो गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिस्क बल्ज का टाइम होता है वो हम लोग 3 वीक्स का कहते हैं। 3 वीक्स के बाद वो क्रोनिक डिस्क बल्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, ये होता है कि डिस्क बल्ज मतलब कि एक पेशेंट है उसको एक पहले डिस्क बल्ज हुई थी 4 मंथ या 5th मंथ के बाद अगेन उसे डिस्क बल्ज हो गई है, यानी कि उसकी जो डिस्क है वो स्लिप होके बाहर की तरफ आ गई है। तो वो दोबारा अपनी जो एक्सरसाइज़ करेगा वो एक्यूट फ़ेज़ वाली करेगा, क्रोनिक फ़ेज़ वाली नहीं करेगा। क्योंकि डिस्क बल्ज ये ऐसी चीज़ है जो बार-बार, बार-बार हो सकती है। हम लोग ये कह के हमें ज़िंदगी में 1 दफ़ा हुई है उसके बाद नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो डिस्क बल्ज हमारी दूसरी दफ़ा भी हो सकती है, 3 दफ़ा भी हो सकती है, 4 दफ़ा भी हो सकती है। ठीक है? यानी कि हमने अपनी डे वाइज़ के हिसाब से करना है कि हमें अगर हमने एमआरआई वगैरह करवाया है तो उसमें हमने देखा है वो में पुरानी डिस्क बल्ज शो करवा रहा है, तो भी हम लोग क्रोनिक की ही ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है? दूसरा हमारे पास आता है सिम्पटम्स का। सिम्पटम्स में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले उनसे एसएलआर करवाते हैं। एसएलआर एक टेस्ट है जो कि हम अपनी लेग रेज़ करवा के यानी लेग ऊपर उठा के करवाते हैं। वो भी मतलब पॉज़िटिव नहीं आता, वो भी मोस्टली नेगेटिव आता है। वो मतलब 60 तक या 70 तक वो अपनी बिल्कुल अपनी एक्यूरेट मतलब पोज़ीशन शो करता है, हमें कोई पेन नहीं होती। लेकिन अगर वो बाज़ का ये होता है कि 30-40 के एंगल पे जब अपनी टाँग उठाता है तो इसे एक शूटिंग पेन स्टार्ट से होती है। ये जो पेन होती है टाइटनेस की वज़ह से हो रही होती है, जो कि न्यूरल टिश्यू की पेन होती है। हमने इस टाइम इस पेन को कवर करना है जो न्यूरल टिश्यू की वज़ह से पेन हो रही है। ठीक है? और दूसरी ये होता है कि बाज़-औक़ात उन्हें ना सिर्फ़ बैक में पेन रह जाती है, लेग्स में पेन नहीं आती। तो ये मुख़्तलिफ़ एक कंडीशंस आ जाती हैं। इसके अलावा जो स्टेनोसिस जिन्हें हुआ होता है, तो उनकी ना मतलब कि हमारी सिर्फ़ बैक में पेन रह जाती है, बटक के एरिया में पेन रह जाती है, उनका जो लेग का एरिया होता है वो बच जाता है। तो इस तरह का मतलब ये कंडीशंस हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ रही हैं। इस कंडीशंस पे हम लोगों ने मतलब इस तरह की चीज़ें हमें मिली हैं, तो हमने कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ वग़ैरह करवानी है, आज मैं आपको वो बताने लगी हूँ। और आपको पूरा ट्रीटमेंट बताऊँगी। जिस तरह मैंने एक स्टेप वाइज़ आपको बताना है, आपने इसी तरह स्टेप वाइज़ एक्सरसाइज़ करनी है और एक्सरसाइज़ करके आप अपनी इस पेन से छुटकारा ले सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि क्रोनिक जब हमें डिस्क बल्ज होता है, सबसे पहले हमने क्या करवाना होता है, नी टू चेस्ट करवानी होती है। हमने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि अपनी लेग उठाए, अपने सीने को लगाए, ठीक है। हमारी ये पोजीशन होनी चाहिए। डजंट मीन कि हमने पेशेंट जिस तरह ये कर रहे हैं ये गलत पोजीशन है, ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं करना। ऊपर उठ के अपने सीने के साथ नहीं लगाना, ना ही कोशिश करनी है कि आप जबरदस्ती अपनी टांग को सीने के साथ लगाएं। जितनी इनकी होती है बस उतनी करें। क्या होता है इसमें, हमारे पास जो होता है न्यूरल जो टिश्यूज होते हैं वो ऑलरेडी हमारे स्ट्रेच होते हैं। जब हम उनकी जबरदस्ती करवाने की कोशिश करते हैं वो और स्ट्रेच हो जाते हैं और स्टिफनेस की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे लिए एक फायदेमंद चीज नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने इसको जब करवाना है तो हम लोगों ने 5 सेकंड का होल्ड करवाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, देन हमने इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसी तरह हमने इसको करवाना है। इसी तरह हमने 10 टाइम इसको करवाना है, 10 टाइम इसको करवाना है और 5 सेकंड का होल्ड करवाना है। और हमने ऐसा कोई सीन नहीं करना कि पहले हम 10 टाइम इसकी कर लें फिर 10 टाइम इस लेग की करें। ऐसा नहीं है कि हमने पहले इसकी करवानी है, 1 इसकी, 2 इसकी, देन 2 इसकी, ठीक है। मतलब कि अल्टरनेट करवानी है। ये नहीं करना कि पहले एक टांग की करवा ले देन दूसरी टांग की करवा ले, ठीक है। ये हमारी थी नी टू चेस्ट एक्सरसाइज आती है, वो होती है रोटेशन। अब हमने रोटेशन क्यों करवानी होती है, क्योंकि उनकी बटक में पेन हो सकता है, उनके लेग में हो सकता है, उनकी बैक में हो सकता है। तो इसके लिए हमने रोटेशन करवानी है। उसका वे होता है कि हमने इनको बिल्कुल क्लोज करके देन इसको हमने अपनी तरफ खींचना होता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, छोड़ दें, ठीक है। इसी तरह हमने करवानी होती है। हाँ, अगर इस लेग में पेन है तो हमने करवानी है, अगर पेन नहीं है तो हमने सिर्फ इस लेग की करवानी होती है। इसमें ये क्या होता है कि इससे हमें अगर लोकल बैक पेन होती है ना वो भी कवर अप हो जाती है। ये थी हमारी रोटेशन एक्सरसाइज जो कि सेकंड एक्सरसाइज थी। करें अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जो कि है SLR। इसमें होता है पहले हमने अपनी एक लेग को क्लोज करना होता है जो कि एक 60 एंगल बन जाता है। देन हमने सेकंड लेग को ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल उसी जो लेग हमने क्लोज की उसके बराबर, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल ये वाली पोजीशन हमने बनानी है, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर हम लोग लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी मतलब एक न्यूरल टिश्यू है, ये स्ट्रेच बना हुआ है। तो इसको हम ज़्यादा करते हैं तो हमें स्ट्रेच होने पड़ना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि SLR में पहले हमने एक लेग के 10 टाइम पूरी करवानी होती है SLR, ठीक है। लेग उठानी होती है, फिर दूसरी लेग पे हमने आना होता है, उसको हमने 10 टाइम पूरी उठानी होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, नी टू चेस्ट हमने अल्टरनेट करनी होती है, यानी कि एक दफ़ा पूरी नहीं करवानी होती। पहले हमने एक लेग की करनी, फिर दूसरी करनी, फिर एक ही करनी, फिर दूसरी करनी, वो हमने साथ साथ लेके चलनी होती है। लेकिन जबकि SLR में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ये होता है कि पहले हमने एक लेग की पूरी 10 टाइम करवा के देन हमने दूसरी लेग की तरफ मूव करना होता है। कर रहे हैं नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। इसमें ये एक्सरसाइज मोस्टली पेशेंट्स को समझ नहीं आती, लेकिन कुछ को समझ आ जाती है, वो जिसको समझ आ गई वो कर लेते हैं। ये मैं आपको पूरा वे बता रही हूँ किस तरह करनी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें अपने पेट के ऊपर हैंड रखने हैं ताकि हमें पता चले हम अपना पेट बिल्कुल अंदर की तरफ करना है, ठीक है। पेट पूरा अपना अंदर की तरफ करते हैं। फिर अपनी लेग क्लोज करनी होती है हमने, ठीक है। लेग क्लोज करके हमने सिर्फ अपना हिप वाला जो एरिया होता है वो ऊपर उठाना होता है। अपनी कमर जो अगर हम अपने टमी के जो मसल्स होते हैं अगर उनको अंदर की तरफ किया हुआ है तो वो सपोर्ट करते हैं हमारे स्पाइन के मसल्स को, जिसकी वजह से हमारी जो बैक होती है वो नीचे सपोर्टेड ही रहती है। और इस तरह हम लोगों ने अपने सिर्फ जो था वो हमारा जो बटक होता है यानी हिप के मसल्स होते हैं ना, सिर्फ हिप होता है वो ऊपर उठा रहे होते हैं। इसकी भी हम लोगों ने 10 टाइम रेपिटेशंस करनी होती है और 5 सेकंड का हमने होल्ड देना होता है। हम मूव कर रहे हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। ये सिर्फ वो वाले बंदे एक्सरसाइज करेंगे जिनको लेग में पेन जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने अपनी एक लेग जो वॉल्ट करनी है, दूसरी लेग को उसके बराबर बिल्कुल 90 के एंगल पे स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करके फिर अपने अपने क्या करना है, पाँव को अपनी तरफ मतलब कि खींच लेना जितना आप खींच सकते हैं, ठीक है। इस पोजीशन में एक्सरसाइज हमने करनी होती है। इसमें भी हमने 5 सेकंड का होल्ड देना होता है और 10 हमने रेपिटेशंस करवानी होती है। मैंने अपनी बाकी कई वीडियोस में बताया है कि जिसको डिस्क बल्ज का मसला हुआ है उसने कैसे उठना है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि अपने टमी बिल्कुल टक करनी है और फिर अपने उठना है। और इस तरह उठने का मकसद क्या होता है, इस तरह उठने का मकसद ये होता है कि हमारे जो बैक के मसल्स होते हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है और वो हमें एक जो पेन होता है उठने बैठने में वो हमें नहीं होता, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में अब सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। बाकी अगर मज़ीद कुछ समझ ना आया हो तो आप में एक्यूट क्या देखना हो या कुछ और देखना हो तो मेरी बाकी वीडियोस को आप देख सकते हैं।